अभी जब हम लोग कोडिंग कर रहे होंगे तो किसी न किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर कोड कर रहे होंगे अपना, या कहीं एक जगह कोड रखेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि हम लोग कोड कहाँ करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने एक फोल्डर चूज़ कर लिया है तो आप लोग भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप पे कर लें, फोल्डर के अंदर जहाँ कहीं भी कोड करना चाह रहे हैं तो वो कोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर वी एस कोड इंस्टॉल करते वक्त आप लोगों ने उन चारों ऑप्शंस को चेक मार्क किया था, फिर आपके पास जब भी आप कहीं भी राइट क्लिक करोगे ना, रिफ्रेश वाला मेन्यू जब ओपन होता है, तो रिफ्रेश वाले मेन्यू के अंदर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विद कोड का। अगर उन चारों ऑप्शन को चेक मार्क किया है तो ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर हमने चेक मार्क नहीं किया तो ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब हमें जहाँ भी अपना कोड लिखना है या कोड ऐड करना है, वहाँ पर हम लोग ये मेंशन करते हैं, ओपन विद कोड। अभी के लिए हमने क्या करेंगे कि जैसे मैंने एक फ़ोल्डर बना के उसको सिलेक्ट कर लिया कि जी मेरा ये स्पेसिफिक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैं अपना सारा कोड कर रहा हूँगा। अब मैं जाऊँगा गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर। गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर जाके मैं सिलेक्ट करूँगा फाइल और न्यू रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का मतलब क्या है? ऐसा फोल्डर जिसके अंदर वेरिएंट्स मैनेज हो रहे, जिसके अंदर गिट इम्प्लीमेंटेड, उस फोल्डर को हम लोग रेपोजिटरी बोलते थे। टेक्निकल लैंग्वेज में या गिटहब की लैंग्वेज में रेपोजिटरी किसे बोलेंगे? किसी भी एक स्पेसिफिक फोल्डर को जिसके अंदर गिट इम्प्लीमेंट हो रहे, वेरिएंट्स बन रहे हैं, और उसके बाद वेरिएंट्स मैनेज हो रहे हैं। कोई एक बंदा लॉगिन है और वो उन वेरिएंट्स को मैनेज कर। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि आपने रेपोजिटरी का नेम क्या रखना है। जैसे मैं अभी रेपोजिटरी का नेम रख देता हूँ क्लास 01। कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शनल है, अगर आपने ऐड करनी है तब भी आपकी मर्जी, नहीं करनी तब भी आपकी मर्जी। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी चूज, मैं बैच 60 में नहीं, क्योंकि आपका बैच 65 है, मैंने बैच 65 में अपलोड। जैसे ही मैंने बैच 65 को सिलेक्ट किया वो बैच 65 सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैंने को भी नन पे रखा और लाइसेंस को भी नन पर रखा। गिट इग्नोर और लाइसेंस दोनों को नन पे रखा बाय डिफ़ॉल्ट। ये ये क्या है, ये क्यों है, ये हम लोग इन फ्यूचर डिस्कस करें। अभी चूंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं अभी इन दोनों चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेम और पाथ को डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी गिटहब रेपोजिटरी बन रही है वो कहाँ पर बनेगी और किस नाम से बनेगी। रेपोजिटरी का क्या मतलब है कि एक सादा फोल्डर जिसके अंदर हम लोग कोई ना कोई चीज़ रख रहे होंगे, कोई कोड, कोई चीज़, कोई पिक्चर, जिसके अंदर गिट की फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट होंगी, वेरिएंट्स मैनेज हो रहे होंगे, या कोई उसके ऊपर दूसरी तीसरी जो भी गिट गिटहब हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नीफाई गिटहब रेपोजिटरी रखते हुए एक रूल है कि हम लोग गिटहब रेपोजिटरी के नेम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। जब मैंने क्लास स्पेस 01 किया है तो उसने ऑटोमेटिकली कह दिया कि विल बी क्रिएटेड एज क्लास माइनस या क्लास -0। ये स्पेस नहीं आएगी, हम लोग स्पेस को चेंज करके हाइफन ऐड करते हैं। तो ये हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम लोग स्पेस ऐड नहीं करेंगे, उस स्पेस की जगह हाइफन ऐड करेंगे। क्योंकि गिटहब के रूल्स में ये चीज़ शामिल है, गिटहब रेपोजिटरी या फोल्डर बनाते वक्त रूल्स में ये चीज़ शामिल है कि आप लोग स्पेस नहीं दे सकते, वो स्पेस की जगह हाइफन होगा। अगर आप लोग स्पेस दे भी देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हाइफन में कन्वर्ट कर दे। अच्छा जी, क्रिएट रेपोजिटरी, और ये मेरी रेपोजिटरी बन गई। अच्छा जी, रेपोजिटरी का नाम अब मुझे टॉप पे शो कर रहा है कि इस रेपोजिटरी का नेम क्या है और मेरी रीसेंट रेपोजिटरीज कौन कौन सी। डिफरेंट रीसेंट रेपोजिटरीज हैं, तो उसके बाद मेरी इस रेपोजिटरी का नेम क्या है जो अभी करंट चल रही है।
फिर उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि दिस रेपोजिटरी इज करंटली ओनली अवेलेबल ऑन योर लोकल मशीन। अभी गिटहब डॉट कॉम के ऊपर नहीं गया, इसके अंदर जितना भी कोड है, जितनी भी चीजें हैं, वो बाय डिफॉल्ट लोकल मशीन पे है। अगर हम इसको पब्लिश करेंगे तो हमारी ये लोग उस पे जाएगी गिटहब डॉट कॉम के ऊपर। अभी मैंने रेपोजिटरी बनाई है, ये मेरी एक रेपोजिटरी बन गई। ये एक एम्प्टी रेपोजिटरी है, इसके अंदर एक डॉट गिट और डॉट गिट एट्रीब्यूट्स करके फाइल बनी है, जो कि गिट के अंदर फंक्शनैलिटीज को मैनेज करने के लिए बनी है। इसका हमारे कोड के साथ, हमारी चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएंट कंट्रोल करने के लिए बनी, ये गिट की फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनी। अच्छा, चूंकि अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको पब्लिश करने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं क्यों ना पहले इसमें कुछ ऐड कर। अब ऐड करने के लिए कोड लिखना है, कोड लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्मल अगर हम लोग अभी फिलहाल टेक्स्ट के साथ एग्जांपल्स ले रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर, मैंने एक बटन का प्रेस किया, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, उसने डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर क्लास 1 रेपोजिटरी जो मैंने अभी बनाई है वो ओपन कर दी। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ रेपोजिटरी बनानी गिटहब के ऊपर जाके, गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर जाके। रेपोजिटरी कैसे बनेगी, फाइल न्यू फॉर्म फिल करेंगे, क्रिएट रेपोजिटरी, रेपोजिटरी बन। अब उस रेपोजिटरी के अंदर चूंकि मुझे कोड करना है, मुझे चीज़ें ऐड करनी है। जब मुझे कोड करना है, वो कोड में कहाँ कर रहा हूँ, VS कोड में, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ना कि हम लोग कोड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, जो मोस्ट रिलायबल सॉफ्टवेयर है हमारे नज़र में, वो VS कोड। तो मैं कहता हूँ कि अभी VS कोड के अंदर ये रेपोजिटरी ओपन हो। तो VS कोड के अंदर रेपोजिटरी ओपन करने के बहुत सारे तरीके, तो एक अभी हम लोग डिस्कस करके आए कि वो रिफ्रेश मेन्यू में ओपन विद कोड आ गया है। अब दूसरा तरीका ये है कि गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर ही उसने हमें एक बटन दे दिया, ओपन विद विजुअल, ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने इसको क्लिक किया और मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर रेपोजिटरी ओपन हो गई। अब जब रेपोजिटरी ओपन हो गई है तो मुझे अब क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड के साथ काम करना है, तो हम लोग थोड़ा सा इसका एक यूआई समझ लेते हैं कि ये यूआई है क्या, और सो ताकि हमें आसानी हो। यहाँ पर उसने कुछ रिसेंट टास्क दिए हैं, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि आप लोगों को ये रिसेंट टास्क नहीं दिखा रहा क्योंकि आप लोगों के पास रिसेंट टास्क या रिसेंट प्रोजेक्ट आप लोगों ने कोई ओपन नहीं किया। लॉजिकल बात है। तो उसके बाद मेरे ऊपर कुछ दे रहा है कि जी न्यू फाइल आप बनाना चाह रहे हैं, कोई फाइल बनी हुई है वो ओपन करना चाह रहे हो, कोई फोल्डर ओपन करना चाह रहे हो, कोई रेपोजिटरी है उसको क्लोन करना चाह रहे हो। मतलब github.com के ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर कोई रेपोजिटरी बनी हुई है, उस रेपोजिटरी को आप अपने सिस्टम के अंदर कॉपी करना चाह रहे हो, लोकल मशीन के अंदर वहां से डाउनलोड करना चाह रहे हो। उस डाउनलोड करने को हम लोग बोलते हैं कि हम उसको क्लोन करना चाहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में गिटहब रेपोजिटरी को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि हम उस रेपोजिटरी को क्लोन करना चाह रहे हैं या कनेक्ट टू करना चाह रहे हैं। कनेक्ट टू के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये अभी के लिए हमारे, अभी के लिए एडवांस है, इसलिए अभी हम इसके ऊपर मूव नहीं कर। अच्छा, फिर लेफ्ट साइड के ऊपर ये, अच्छा, अगर आप लोगों को कोई नज़र नहीं आ रही चीज़ तो काइंडली मुझे बता दिया करें ताकि मैं जूम इन कर। अच्छा जी, अब लेफ्ट पैनल के ऊपर मुझे सबसे पहले तो वो मुझे मेरी रेपोजिटरी का नेम बता रहे हैं। अच्छा, रेपोजिटरी का नेम में एक छोटी सी जो कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को होती है, ये जो न्यू भी हैं, कि सर आपने जो क्लास 1 फोल्डर बनाया है उस क्लास 1 का नेम आपने स्मॉल केस में रखा, या हमने स्मॉल केस में रखा है, लेकिन यहाँ पर गिटहब के अंदर कैपिटल केस में आ, तो ये सिर्फ डिस्प्ले कैपिटल केस में हो रहा है, नाम बेसिकली स्मॉल केस में। ये गिटहब के अंदर है कि वो जब भी किसी फोल्डर का नाम या रेपोजिटरी का नाम डिस्प्ले करता है, वो उसको कैपिटल केस में कर देता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग ये टॉप पर देखें तो वहां पर स्मॉल में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं वो कैपिटल में शो कर, तो सिर्फ शो की हद तक कैपिटल हो।
अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डिफरेंट आइकन दिए होंगे कि भाई मैं कोई न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ। सबसे पहला जो आइकन है हमारे पास लेफ्ट साइड से अगर हम मूव कर रहे हैं तो सबसे पहला जो आइकन है वो है न्यू फाइल। फिर उसके बाद ये फोल्डर वाला आइकन है कि अगर मैं कोई नया फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास है जी रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास होता है राइट क्लिक करके हम लोग रिफ्रेश करते हैं, उन्होंने एक आइकन दे दिया रिफ्रेश। और ये हमारे पास है कोलैप्स फोल्डर के, जब जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया ना जिसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स थे, वो सारे फोल्डर के अंदर फाइल्स, फाइल्स के अंदर फोल्डर सो ऑन, तो उनको एक दफ़ा इकट्ठा मर्ज करने के लिए या बंद करने के लिए टॉप लेवल पर जाने के लिए ये बटन हम लोग यूज़ करते हैं। जिस जैसे हमारा कोड बेस बढ़ेगा तो हम लोग उसको भी यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है सर्च का ऑप्शन कि मैं सर्च करना चाह रहा हूँ मल्टीपल फाइल नाम, सर्च फाइल के अंदर कोई एक लाइन सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। फिर सोर्स कंट्रोल है, या जिसको हम लोग गिट कंट्रोल भी बोलते हैं, गिटहब का कंट्रोल भी बोलते हैं, रन एंड डीबग है। और उसके बाद सबसे जो चीज़ है वो है एक्सटेंशन। अब मेरे लेफ्ट साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस क्यों आ रहे थे, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं। आप लोगों को आइडिया भी हो रहा होगा कि इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस और उसका काउंट है 45। कि मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से 45 एक्सटेंशंस पूरे स्टोर में से इंस्टॉल की हुई। जैसे प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से कुछ एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह इस एक्सटेंशन स्टोर पे भी बहुत सारी एक्सटेंशंस पड़ी, तो मैंने अपने लिहाज से 45 मेरी अभी रिक्वायरमेंट मान रही थी, मैंने 45 डाउनलोड करके रखी हूँ। उनमें से कुछ अपडेट होने वाली हैं, जैसे ये मुझे वो बता रहा है कि ये अपडेट होने वाली हैं, अपडेट होने वाली हैं सो। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस किस एक्सटेंशन की कब कब ज़रूरत है, तो वो हम लोग साथ साथ करते रहेंगे इंस्टॉल। अब चूंकि हमारे पास कोई फाइल नहीं है, तो हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी फाइल में काम करेंगे। जैसे कोई टेक्स्ट भी लिखना है वो किसी ना किसी फाइल में लिखते हैं। अब जब फाइल बनाते हैं ना, फाइल बनाते वक्त हम लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं यहाँ पर अगर आऊँ डाउनलोड्स, होपफुली थोड़ा बहुत क्लियर नज़र आ रहा हो। अच्छा, अब अच्छा, अब सबसे पहले आ रहा हमारी फाइल का नेम। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं, तो सारी की सारी फाइल का नेम आ रहा है। फिर आ रहा है डेट मॉडिफाइड, कि कब इसको लास्ट टाइम मैंने चेंज किया था, कोई नेम चेंज किया है या सो जो जो भी चेंजेस किए हैं वो कब किए हैं लास्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आ रही है टाइप के नाम से। अब वो टाइप बहुत सारी जगह सेम है, कई जगह डिफरेंट भी है। जैसे यहाँ पर एक फाइल आ रही है जेपीजी फाइल, जेपीजी फाइल, फिर जेपीईजी फाइल, जेपीजी फाइल, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एज है, और उसके बाद MP4 वीडियो फाइल, एच फाइल, MP4 वीडियो फाइल, क्रोम HTML फाइल, PNG फाइल, और इसी तरह JPG फाइल, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, AVIF फाइल के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। अब डिफरेंट डिफरेंट फाइल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। अब हमारे कंप्यूटर को ये कैसे पता लग रहा है कि भाई इस फाइल की यही टाइप है, क्योंकि बहुत सारी अभी हम लोगों ने टाइप्स तो यही डिस्कस करनी, ये 5-6 टाइप्स तो अभी हम लोगों ने यही डिस्कस कर ली। तो हर फाइल की टाइप डिफरेंट है। फाइल डिफरेंट है तो उसी बेस के ऊपर वो जिस सिस्टम के अंदर या जिस सॉफ्टवेयर के अंदर खुलेगी वो सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट है। जैसे PNG या JPG फाइल इमेज की फाइल होती है, तो वो इमेज व्यूअर में ओपन होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऑडियो प्लेयर में ओपन हो जाए। अगर हम लोग जाकर कुछ चेंज करेंगे तो वो ऑडियो प्लेयर में ओपन हो जाएगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इमेज फाइल है वो इमेज व्यूअर में ओपन हो रही है। वीडियो फाइल वो VLC मीडिया प्लेयर या जो भी वीडियो प्लेयर आप लोगों ने इंस्टॉल किया उसी के अंदर ओपन होगी। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही ओपन हो रही है।
PDF फाइल को मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ इम्प्लीमेंट किया है तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज में ही ओपन होगी। तो अब हमारे सिस्टम को ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाली फाइल इस टाइप की है और इस सॉफ्टवेयर में ओपन होनी है। तो जब भी हम लोग को इस फाइल बना रहे होते हैं तो उस फाइल के लिए हम लोग उसको बताते हैं कि ये वाली फाइल इस टाइप की है। वो टाइप बताते वक्त हम उसके नाम के अंदर चीज़ें डिफाइन करते हैं। बेसिकली जो हमारी फाइल होती है उसके नाम के दो पोर्शन। जब हम लोगों ने कहा कि हमारी फाइल के नाम के दो पोर्शन है, इसका मतलब है कि दरमियान में कोई ना कोई डिवाइडर होगा। तभी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड, तो इनके दरमियान में ये एक डिवाइडर बना हुआ है, तभी हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं ना, वरना तो सारा एक जैसे ही हो जाएगा तो भाई सारा एक सेंटर पोर्शन है। या मैं कहता हूँ कि भाई दो दरवाजे लेफ्ट साइड पर हैं दो राइट साइड पर हैं, दो राइट पे हैं दो लेफ्ट पर हैं, इसी राइट साइड पे पड़ा है। वो दरमियान में कोई एक हमारे पास डिवाइडर है या कोई एक सर्टेन पॉइंट है जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं। इसी तरह हमारे जब नाम रख रहे होते हैं अपनी किसी भी फाइल का, उस फाइल का नाम रखते वक्त हमें दरमियान में डॉट लगाना होता है। लेफ्ट साइड पर हम लोग अपनी फाइल का नाम रखते हैं, ABC टेक्स्ट, ABC फाइल, टेस्ट फाइल, रोल नंबर फाइल, क्वेश्चन आंसर्स, फ्लाइट जनरेटिव AI बुक, डॉकर बुक या एटॉमिक हैबिट्स की बुक, एंड सो जो भी हम लोग नाम रखना चाह रहे हैं वो हम लोग नाम रख देंगे। जैसे मैं अभी नाम रखना चाह रहा हूँ टेस्ट, मैंने एक फाइल का नाम रख दिया टेस्टिंग। अब ये फाइल होगी किस टाइप की वो मुझे मेंशन करना है इसके राइट साइड पर। राइट साइड पे कैसे मेंशन करना है कि डॉट के राइट साइड पर एक्सटेंशन आती है, उस एक्सटेंशन की बेस पर हमारा सिस्टम डिसाइड करता है कि ये वाली फाइल किस टाइप की होगी। अगर PNG या JPG एक्सटेंशन है तो इसका मतलब है कि वो फाइल इमेज टाइप की है। MP4 है, के बाद MP4 है, AVI है, AVIF है, इस तरह की है तो वो वीडियो फाइल। MP3 है तो वो ऑडियो फाइल है। तो ये सारी की सारी फाइल्स किस तरह से डिसाइड हो रही है वो इस एक्सटेंशन के बेस पर डिसाइड होगी। तो मैं अभी के लिए इसको एक्सटेंशन दे रहा हूँ .txt टेक्स्ट फाइल, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोड पाइथन के ऊपर इतना मूव नहीं किए हैं, ऐसा ऐसा मूव कर रहे हैं। तो अभी चूंकि टेक्स्ट फाइल का हमें अंदाजा है, टेक्स्ट के अंदर सिंपल टेक्स्ट होता है, तो मैंने एक टेक्स्ट फाइल ही बना दी। अच्छा, अब मैं इस टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग आई गिटहब रेपो। अच्छा, अब जैसे ही मैंने फाइल बनाई, फाइल बनते ही मेरे पास टेस्टिंग .txt फाइल बन के ओपन होगी और उसके साथ एक क्रॉस बना के, जैसे न्यू टैब हम लोग ओपन करते हैं ना क्रोम में, क्रोम में टैब ओपन हो जाता है, टाइटल आ जाता है, साथ में क्रॉस बना आ जाता है। अब जैसे ही मैंने उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना शुरू किया, वो क्रॉस चेंज होके एक सर्कल में चेंज हो, छोटा सा सर्कल बना। इस सर्कल का मतलब है कि आपने जो फाइल बनाई है वो सेव नहीं, फाइल बन गई है, फाइल में जो चेंज किया है ना, जो टेक्स्ट लिखा है वो सेव नहीं। जैसे हम लोग वर्ड में जब काम कर रहे होते हैं तो हम लोग फाइल में चेंज करते हैं, तो जब क्लोज करते हैं या तो वो हमें उस वक्त सेव का ऑप्शन देता है या Ctrl+S प्रेस करके हम लोग साथ साथ सेव करते जाते हैं। तो ये उस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि भाई चेंजेस हो गई आपकी फाइल, लेकिन ये फाइल कहीं सेव नहीं हुई। अगर खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाती है, लैपटॉप बंद हो जाता है, तो ये फाइल में से डाटा डिलीट हो जाएगा। तो सेव करने के लिए जैसे नॉर्मल हम लोग Ctrl+S प्रेस करते हैं, Ctrl+S प्रेस किया साथ ही वो सर्कल चेंज हो गया क्रॉस। सर्कल से क्रॉस क्यों हुआ? क्योंकि फाइल सेव हो गई। मैं दोबारा एक स्पेस ही दी है, दोबारा ये स्पेस अनसेव्ड है, वो सर्कल सेव, सॉरी
रोल एज सेव, सेव। अब मैंने जो चेंजेस किए हैं, मैं गिटहब डेस्कटॉप पर आया, उसने फौरन ही डिटेक्ट कर लिया ये चेंजेस हुए। अब ग्रीन में शो कर, ग्रीन का मतलब क्या है कि एक एडिशन हुआ, एक लाइन ऐड हुई। वो कोड की हो सकती है, क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट फाइल बनाई है, तो एक लाइन टेक्स्ट की ऐड हो गई हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस रेपोजिटरी के अंदर। अब मुझे इस रेपोजिटरी का एक स्पेसिफिक वेरिएंट बनाना। अब जब मुझे इस स्पेसिफिक रेपोजिटरी का वेरिएंट बनाना है, इस स्पेसिफिक रेपोजिटरी का वेरिएंट बनाते वक्त मुझे उस स्पेसिफिक वेरिएंट को कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम लोग वेरिएंट इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है कि ये वेरिएंट है, इतना वेरिएंट है, एंड सो ऑन। लेकिन हमें अपने सिस्टम में वो नाम देना पड़ता है, क्योंकि नंबर याद रख पाना इंसान के लिए इतना आसान नहीं है एज कम्पेयर टू नाम। अगर हम लोग देखें आपस में, तो हमें आपस में एक दूसरे के नाम याद रह जाते हैं, नंबर्स याद नहीं रहते। इसीलिए हम लोग लोगों की आसानी के लिए, डेवलपर की आसानी के लिए, कि उनको नंबर में याद करना पड़े कि मुझे किस स्पेसिफिक के ऊपर रीडायरेक्ट करना है, किसके साथ मूव करना है, मुझे एक नाम रखना है। तो मैं नाम रख देता हूँ फर्स्ट चेंज, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने अभी आसानी के लिए नाम रख दिया फर्स्ट चेंज, और टू मेक। अब वो मुझे ऑप्शन दे रहा है दोबारा से कि पब्लिश करना चाह रहे हैं रेपोजिटरी। अब मैं अपनी रेपोजिटरी को पब्लिश करता हूँ, ताकि सारी दुनिया इस रेपोजिटरी को एक्सेस कर सके और गिटहब.com के ऊपर मूव कर जाए रेपोजिटरी। अब जैसे ही मैंने गिटहब.com के ऊपर पब्लिश करना चाहा, तो उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस करने चाहे कि भाई गिटहब.com के ऊपर भी आप यही नाम रखना चाह रहे हैं क्लास नाम, ये वहाँ कोई और या यहाँ यहाँ कोई और। मैं कहा जी नहीं, सेम नाम चलो। वहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हो। अच्छा, अब एक चेक मार्क दिया है, कीप दिस कोड प्राइवेट। अगर हम इसको चेक कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कोड या जो ये टेक्स्ट हमने लिखा है, ये मैं देख सकता हूँ, ये आप लोग नहीं देख सकते। ये जिस प्रोफाइल में गिटहब रेपोजिटरी बनाई है, या वो देख सकता है, या चंद एक लोग और जिनको एक्सेस दी गई है स्पेसिफिक मेल ऐड करके, वो देख सकते हैं, अदरवाइज कोई और नहीं देख सकता। तो मैं चाहता हूँ कि जी कोड पब्लिक हो, कोड पब्लिक करें। ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरी प्रोफाइल के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है, हैदराबाद है, पैनागिंग्स है and so on। तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रखना चाह रहे हैं या नहीं। तो मैं अभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगी ऐड, तो आप लोगों की जो प्रोफाइल है आपका ऑर्गेनाइजेशन वाला शायद आ भी नहीं रहा होगा। तो मैं अब इसको यहाँ से पब्लिश कर, पब्लिश किया है, लोडिंग होनी शुरू हुई। अब हमारा कोड जो है वो पब्लिश हो गया। अब मैं जैसे ही आया अपने गिटहब के ऊपर, github.com/my यूज़र में, अब वो मुझे बता रहा है
क्लास 1 के नाम से हमने रेपोजिटरी दी है और वो पब्लिक है। पब्लिक का मतलब है कि कोई भी बंदा आएगा उसको ये रेपोजिटरी शो होगी, वो ये रेपोजिटरी के अंदर से चीज़ें स्टडी कर सकता है। लेकिन कुछ जैसे मार्ट प्रोजेक्ट है या पेनागिक्स की वेबसाइट है, इसी तरह कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो प्राइवेट है। इसका मतलब है कि चंद एक लोग या सिर्फ मैं ही इस कोड को रिव्यू कर सकूँ। जैसे मैंने पेनागिक्स की वेबसाइट ओपन की, जैसे ये एक रेपोजिटरी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंट्रीब्यूटर, जुनेद आलम, अबू रहरा और अहमद। अब सिर्फ और सिर्फ इसी यही लोग कोड देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेपोजिटरी प्राइवेट है। इस तरह ये 3 लोग ही इस कोड को रिव्यू कर सकते हैं। रेपोजिटरी प्राइवेट है। अब रेपोजिटरी पब्लिक क्यों करनी है या प्राइवेट क्यों करनी है, ये डिपेंड करता है आपके कोड की सिक्योरिटी पे। अगर आप किसी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो जिसका आपको लगता है कि यार ये कोड हम किसी क्लाइंट का है, वो क्लाइंट कहता है कि ये पब्लिक नहीं करना, वो फिर आप प्राइवेट रखोगे। नॉर्मली क्लाइंट्स का जो कोड होता है वो प्राइवेट ही होता है, या हमारी अपनी जो एप्लीकेशन है उसका कोड प्राइवेट ही होता है। तो कोई और एप्लीकेशन ना बना ले। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कोड कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, रिसोर्सेज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और वो सिर्फ उसको क्या करना है कि इस गिटहब रेपोजिटरी पर आना है, कोड डाउनलोड जिप, और सारा कोड उसके पास, सारी एप्लीकेशन उसके पास। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई लाखों रुपया लगा के और सारा कुछ करके, और उसको सिर्फ 2 मिनट में कोड मिल जाए। कुछ हमारे पास एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जो हम लोग ओपन सोर्स कर देते हैं, जैसे हमारे कुछ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स होंगे वो हम लोग ओपन रखेंगे ताकि कोई एचआर कोई बंदा देख सके, ताकि हमें मजीद काम मिले। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारे कोड की सिक्योरिटी क्या है, कोड क्यों बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हम लोग क्यों बना रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, गिट क्या है, गिटहब क्या है, क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है? जी जी, दोबारा दोबारा। सॉरी, थोड़ा ऊंचा। रेपोजिटरी को वीएस कोड से कैसे कनेक्ट करना है? रेपोजिटरी को वीएस कोड से कनेक्ट करने के लिए सिंपल, आप यहाँ से जाएंगे ओपन इन वीएस कोड, वो कनेक्टेड। वीएस कोड से हम लोग रेपोजिटरी को कनेक्ट नहीं करते, सिर्फ रेपोजिटरी वीएस कोड में ओपन करते, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होते। यूज कैसे करना है? अच्छा, अब जैसे ये था टेस्टिंग माई गिटहब रेपोज, और अब हम लोग कोई और लाइन लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 441 मैंने तो चेंज किया, फाइल को सेव किया। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया, मैं गिटहब के ऊपर आया, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट के ऊपर इतनी अच्छी उसकी कमांड नहीं है, तो इसलिए ये हमें शो कर रहा है कि यही लाइन रिमूव करके यही दोबारा ऐड। कोड के ऊपर ज़रा, क्योंकि टूल्स कोड के लिए बने हैं स्पेसिफिकली, इसलिए कोड के ऊपर हमें ज़्यादा अच्छी एक्सेस। चलिए ये इसके बाद कर लेते हैं। अब मुझे इस
स्पेसिफिक को एक वेरिएंट बना, अब वेरिएंट बनाते वक्त हम लोगों ने देखा था कि हर वेरिएंट की एक स्पेसिफिक आईडी है। अब वो आईडी याद रख पाना वो हमारे लिए इतना आसान नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा, यहाँ पर 37 कमिट्स, मैं 1 मिनट देख लूँ क्या है अभी। अच्छा, अब ये जो है ना ये यूनिक है, ये इतनी यूनिक है कि मेरे गिटहब तो क्या पूरी दुनिया में किसी गिटहब के साथ मैच नहीं करता। ये यहाँ पर तो छोटी सी हमें डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर अगर पेस्ट, तो ये पूरी आईडी कुछ इतनी बड़ी। अब ये आईडी को याद रख पाना ह्यूमन ब्रेन के लिए इजी नहीं। अगर एक बार ही कर लिए, 2 बार ही कर लिए, और इतना यूनिक बनाना, यूनिक बना पाना, बार बार यूनिक बना पाना ह्यूमन ब्रेन के लिए इजी नहीं। क्योंकि गिटहब के ऊपर तो मल्टीपल डिवेलपर्स हैं, मिलियंस ऑफ डिवेलपर्स बैठे, तकरीबन सारे डेवलपर ही गिटहब को यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने डेवलपमेंट लर्न करना शुरू ही की है, तो अभी से हम लोग गिटहब के ऊपर मूव कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट है हम लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, तो हर दफ़ा ये यूनिक बना पाना उसमें टाइम भी लगेगा। तो ये गिटहब ने जिम्मा अपने सर पे लिया। गिटहब कहता है कि आप इंग्लिश लाइक करेक्टर जो आपको आसान लगे कोई भी नाम रख, बैकेट भी मैं खुद ही कोई ना कोई उसकी यूनिक आईडी बना के उसके साथ अटैच कर, वो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो मैं खुद ही, वो मेरे से मिले। मुझे उस वर्जन का नाम लिखना, कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे हम लोग जब कोड कर रहे होते हैं ना, तो कोड करते वक्त कमिट हम उस वक्त करते हैं जब हम लोग एक स्पेसिफिक टास्क या एक स्पेसिफिक चीज़ प्रूव कर लेते हैं या एक स्पेसिफिक चीज़ गेन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च फंक्शनैलिटी बनाना चाहता हूँ, तो मैं जब सर्च फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर लूँगा तो मैं एक कमिट कर, या ऐसे होता है कि मैंने सर्च फंक्शनैलिटी का यूआई तैयार कर लिया, यहाँ पे सर्च का बटन आएगा, यहाँ इनपुट आएगी, के अंदर लिखा होगा सर्च फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट्स, और ग्रे कलर का लिखा होगा, बॉर्डर रेड कलर का होगा, ये साइज होगा। करने के बाद फिर मुझे लगता है कि भाई यूआई कंप्लीट हो गई, फिर मैं कमिट कर देता हूँ कि जी सर्च, सर्च बार यूआई। अभी ये नाम सर्च बार यूआई कंप्लीटेड मेरे लिए याद करना बड़ा आसान। सिस्टम कहता है कि भाई तुम ये याद कर लो, पीछे जो कोड है वो मैं खुद ही देख लूँ, जो आईडी है, जो स्पेसिफिक टास्क की स्पेसिफिक वेरिएंट की आईडी है वो मेरा दिन है। अब क्या करता हूँ कि भाई मैं कहता हूँ कि जी अपडेट टेक्स्ट, तो मैंने कमिट किया, अब वेरिएंट बन गया। जैसे ही मैं चेंज कर रहा था, गिटहब डेस्कटॉप हमारा उस चीज़ के ऊपर फोकस था कि क्या क्या चेंज कर रहा है, उसने फौरन नया वेरिएंट बनाना शुरू कर दिया। और वेरिएंट कंप्लीट नहीं किया। वेरिएंट कंप्लीट कब हुआ, जब मैंने उसका कोई एक स्पेसिफिक नाम रख के उसको कमिट कर, अब वो वेरिएंट बन के मेरे कंप्यूटर में सेव है, जो भी मैंने चेंजेस की थी मेरे सिस्टम में सेव है। मेरे सिस्टम में सेव है, खुदा ना खास्ता मेरे सिस्टम की हार्ड डिस्क खराब हो जाती, तो सारा कोड जो भी नए सिस्टम में था वो सारा जाए। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुश ओरिजिन या पब्लिश रेपोजिटरी। पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो पब्लिश रेपोजिटरी, बाद में पुश ओरिजिन। पुश ओरिजिन का मतलब क्या है कि ये जो भी हमारा ओरिजिन बना है, ओरिजिन का मतलब जो भी हमारी रेपोजिटरी बनी है, उस रेपोजिटरी के ऊपर पुश कर दो, उस रेपोजिटरी के ऊपर कोड ऐड कर। जैसे ही पुश किया, अब लोडिंग चलेगी एंड वी आर गुड। पुश हो गया। अब मैं जाके अपने गिटहब पर
इसको टेस्ट भी कर लेता हूँ कि भाई वाकई कोड जा रहा है या नहीं जा रहा है। हाँ जो क्लास 1 के नाम से हमारी रेपोजिटरी थी, क्लास 1। अच्छा, टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी फाइल थी, टीएक्स जो हमने किया। टेस्टिंग माय गिटहब रेपोजिटरी, द टाइम इज अबाउट दिस। तो जितनी दफ़ा हम करते जाएंगे वो कोड ऐड होता जाएगा एंड सो। पुश ओरिजिन का मतलब क्या है? अब मैं बैकवर्ड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। पुश ओरिजिन का मतलब क्या है कि भाई मुझे github.com पे ला कर रखना, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो डाटा मेरे पास सेव हो। मैं कल को अपनी जीमेल लगा के, पासवर्ड लगा के उसको, जैसे मैंने भी दिखाया कि हम लोग जाएंगे पासवर्ड और डाउनलोड जिप का जो हमने ऑप्शन अभी देखा था, कोड डाउनलोड जिप। जिप डाउनलोड करूंगा, मेरे पास कोड आ गया एंड आई एम गुड टू गो। मैं आगे कोड करना शुरू कर दूँ यहाँ लैपटॉप लेके या हार्ड लैपटॉप रिपेयर करवा। अगर मैं पुश नहीं कर रहा हूँ तो वो सिस्टम में से कोड भी गया, फिर मुझे दोबारा जीरो से पहले वो कोड करना पड़ेगा, फिर अगला जो काम मैं करने लगा था वो करना पड़ेगा। इसलिए अक्सर जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हो या टास्क कर रहे हो और उस बिल्डिंग में आग लग गई है, तो आप लोग पहले अपने कोड को कमिट करो और पुश करो, फिर सोचो कि आपने बिल्डिंग से बाहर कैसे। ये इतनी नेसेसरी चीज़ है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे कहते हैं कि पहले आप लोगों ने ये देखना है कि कोड आपने अपना पुश करके कोड सेव कर लिया, फिर आप लोग अपनी जान बचाना। कमिट क्या करना है? कमिट करने से हम लोग बना रहे हैं वेरिएंस, ये वेरिएंट मान गया, ताकि मुझे बाद में अगर कहीं वापस भी आना पड़ जाता। वापस क्यों आना है? कि जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। अब हम लोग अपने यूज़र को प्रॉब्लम वाली एप्लीकेशन नहीं देंगे, हम लोग उसे कहेंगे कि भाई तू थोड़ी देर पुराना वेरिएंट चला ले, हम लोग सेट करके नया वेरिएंट दोबारा अपलोड कर। या अभी हम लोग ने एक छोटी सी चीज़ डिस्कस की, बीटा वेरिएंट। वो क्या होता है? जो सबसे लेटेस्ट कोड है वो बीटा वेरिएंट में पब्लिश करते हैं, कि जो भी एरर बग फिक्स, जो भी एरर और बग आ रहा है वो हमें रिपोर्ट करो, हम फिक्स करेंगे, जैसे ही फिक्स हो जाएगा हम वो मेन वाले में पब्लिश कर। अब गिटहब में या गिटहब डेस्कटॉप में क्यों यूज़ करना है, क्या यूज़ है और कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ, अभी इनका क्वेश्चन है, जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट होती हैं वो हमारा गिटहब अकाउंट क्यों मांगते हैं? वो गिटहब अकाउंट दो वजह से मांगते हैं। एक तो गिटहब अकाउंट में ना जब आप जाएंगे ना, जैसे मेरा ये गिटहब अकाउंट है, मैं कहता हूँ कि यूर प्रोफाइल पे मैं गया। अब वो मेरी रेपोजिट आपके, अच्छा ये वाला जो चीज़ है ना, ये जो नज़र आ रहा है, ये मैंने कस्टम डिज़ाइन किया है मेरी प्रोफाइल के लिए, आपका नज़र नहीं आ रहा होगा। कैसे करना है वो ऐसा ऐसा आप भी लर्न कर जाएंगे। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो ये एक चार्ट बना है। किस किस दिन मैंने कोड किया उस दिन का वो ग्रीन हो गया। अच्छा, इसमें से कुछ कोड प्राइवेट है जिसकी वजह से वो दरमियान में ये ज़्यादा ब्लैक्स नज़र आ रहे हैं, ये कोड प्राइवेट है। बाकी दिन मैंने पब्लिक कोड भी किया है, कुछ प्राइवेट कोड भी किया है। अच्छा, अब जितना ज़्यादा कोड मैं करता जा रहा हूँ वो उतना ज़्यादा ग्रीनिश होता जा रहा है। जैसे अगर आप इसको देखो, ये स्पेसिफिक इस वाले को, बहुत ग्रीन, ये पैरेटिश टाइप में हो गया। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे ये ग्रेश ग्रीन सा है हल्का सा, कि मैंने उस दिन एक ही कमिट किया या दो ही कमिट कर सकते। वो इसलिए मांगते हैं कि वो जो भी आपको हायर करना चाह रहा है वो देख सके कि ये बंदा कितनी देर से डेवलपमेंट है।
जैसे मेरी प्रोफाइल यहाँ पर ईयर मेंशन, मेरी प्रोफाइल 2021 में बनी। ईयर, हाँ, अब मेरी प्रोफाइल 2021 की बनी हुई है, 4 साल हो गए मुझे डेवलपमेंट, चौथा साल मतलब चल रहा है। तो जो भी आपको हायर करना चाह रहा है एज ए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, वो आके चेक करते हैं कि भाई इसने आज ही गिटहब अकाउंट बनाया है, तो आज ही फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर आ गया, तो क्या इसका एक्सपीरियंस है, क्या नहीं एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद में अभी हमने डिस्कस किया कि हम लोग कुछ प्रोजेक्ट प्राइवेट रखेंगे, कुछ पब्लिक रखेंगे। अब वो पब्लिक प्रोजेक्ट आपके ओपन करके देखते हैं। पब्लिक प्रोजेक्ट हमारे होते हैं पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, कि भाई मेरा कोड करने का तरीका ये है, मैं जब कोई कोड कर रहा हूँ तो मैं स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दे रहा, हैवी मैंने सिर्फ कोड नहीं लिखा हुआ कि जी मैं बहुत बड़ा डेवलपर हूँ, ये मेरा कोड है, ये आप चेक कर लो, मैंने फंक्शनैलिटीज़ बाकायदा बनाई हुई हैं, एंड सो मैं ये काम कर सकता हूँ। वो आपको एक तरह से कह लो कि आपका रिज्यूमे बिल्ड हो गई। तो इसलिए अब से हम लोग जो भी कोड कर रहे होंगे, जो भी असाइनमेंट्स बना रहे होंगे, वो आप लोग गिटहब के ऊपर पब्लिश करेंगे और अपने गिटहब रेपोजिटरी का लिंक हमें फॉरवर्ड करें। हम लोग गूगल फॉर्म शेयर कर दिया करेंगे आपके साथ, उसमें आपका जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, साथ में आपकी असाइनमेंट का गिटहब फॉर्म, सॉरी गिटहब रेपोजिटरी का लिंक हमारे पास है, ताकि आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड हो और हमारे पास भी असाइनमेंट भी। करने को तो हम ये भी कर सकते हैं कि कोड कॉपी पेस्ट करवा, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप लोग गिटहब पे जाएंगे नहीं, प्रोफाइल बिल्ड नहीं होगा, जब प्रोफाइल ही बिल्ड नहीं हुआ फिर काम मिलना ज़रा मुश्किल।